नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि भारत सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं और इनको कितने भागों में बांटा गया है। यदि आप समझदार हैं और थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। भारत सरकार का पूरा ढांचा किस प्रकार का होता है, तो वीडियो को पूरा देखना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, भारत सरकार के मुख्य अंग होते हैं तीन। भारत सरकार के तीन मुख्य अंग होते हैं। नंबर एक है विधायिका, इसे संसद भी कहते हैं, विधायिका को संसद भी कहते हैं। नंबर दो है कार्यपालिका और नंबर तीन है न्यायपालिका। अब इनको किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है वो हम आप लोगों को बताएंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका की, यानी कि संसद की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत यानी कि संसद के भी तीन अंग होते हैं। विधायिका कहिए या संसद कहिए, इसके भी तीन अंग होते हैं। नंबर एक लोकसभा, नंबर दो राज्यसभा और नंबर तीन राष्ट्रपति। तो अब हम लोकसभा की बात करेंगे इसके आगे। जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं, जिनको अध्यक्ष बनाया जाता है। जिस दल का बहुमत होता है उसी दल के बहुमत से एक एमपी को, यानी कि एक सांसद को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसे लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 550। और दो एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के बाद अब हम बात करेंगे एंग्लो इंडियन के बारे में। ये एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो आप लोगों को बता दूं एंग्लो इंडियन के बारे में। वह व्यक्ति जो भारत का निवासी है और जिसके पूर्वज यूरोपीय रहे हों, यानी कि अंग्रेज रहे हों। हमारे देश का तात्पर्य यूरोप से, अंग्रेज़ों से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका यहाँ शासन रहा है। उन्होंने यहाँ कुछ अहित के साथ साथ हित के भी काम किए हैं मानव जाति के लिए, हमारे देश के लिए हो गया हो। और भारत में किसी विशेष कार्य क्षेत्र में उसका योगदान हो, तो ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और ये लोकसभा में 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे राज्यसभा की। तो राज्यसभा में एक सभापति होते हैं। इन्हीं सभापति को भारत का उपराष्ट्रपति कहा जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य विशेष होते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में कलाकार हो गए जिनको बड़े पुरस्कार मिलते हैं और जो विशेष कार्य देश के लिए करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इनकी सदस्य संख्या 12 होती है, 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, यानी कि संसद के तीसरे अंग राष्ट्रपति की। तो भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, थल जल वायु। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका की, यानी कि सरकार के दूसरे अंग यानी कि कार्यपालिका की बात करेंगे। अभी तक तो हमने विधायिका यानी संसद की बात की है। अब हम यहाँ से नंबर 2 यानी कि सरकार के अंग, दूसरे अंग यानी कि कार्यपालिका की बात करेंगे। तो नंबर ए है अस्थायी कार्यपालिका और बी पर है स्थायी कार्यपालिका। ये क्या होती हैं, इसको आगे देखिए। अस्थायी कार्यपालिका, इसके अंतर्गत सांसद और विधायक आते हैं। इसे अस्थायी इसलिए कहा जाता है, सांसद और विधायक बनने की कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होती है, यानी कि कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होती है, इसीलिए इसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं।
इसके बाद आती है स्थायी कार्यपालिका। इसके अंतर्गत आते हैं यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, आईएएस, पीसीएस, आईआरएस आदि। जो भी देश के लिए संस्थान कार्य करते हैं वो सभी स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इनकी रिटायर होने की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित होती है। हम बात करेंगे सरकार के तीसरे अंग यानी कि न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे पहले ग्राम पंचायत आती है, उसके बाद जिला अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला तहसील के न्यायालय आते हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट आता है, इसके बाद डी पर है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आता है।